बहुत ज्यादा चीटिंग चल रही है। सारे मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस का सबसे बड़ा कारण सप्रेस फीलिंग ही है। वशीकरण और हिप्नोटाइज करना ये दोनों सेम चीजें होती हैं। तो मतलब अगर कोई ड्रिंक करता है या स्मोक करता है तो हिप्नोटिज्म की हेल्प से हम उसकी ये आदत छुड़वा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, पास्ट रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और अब दुख हो रहा है, अब वही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डीप रूटेड इंप्रेशंस हो जाते हैं। तो ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि किसी के चक्कर में फंसे ना। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और स्वागत है आपका बजर बट्टू डिवाइन पर। आज हमारे साथ मयंक राठी सर मौजूद हैं। सर एक ग्रेट हिप्नोटिस्ट और माइंड कोच हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है अनामिका, आपका। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने सर की कई लाइव परफॉर्मेंसेस तो देखी होंगी, तो आज हम स्टूडियो में भी कई हिप्नोटिज्म के लाइव टेक्निक्स देखेंगे। सर एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है और सब हिप्नोटाइज होने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो बिना देरी करते हुए मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या सच में किसी को हिप्नोटाइज करना पॉसिबल है? मतलब इसके पीछे क्या साइंस है? यस, पॉसिबल है और पिछले 18 सालों से मैं वो कर रहा हूँ कि जिससे लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके माइंड को रीप्रोग्राम हम करते हैं। तो साइंस इसके पीछे बहुत सिंपल सा है कि जब हम किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज करते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारे माइंड में कोई भी सजेशन या चीज़ों को अंदर उतरने से रोकता है। एक माइंड जो होता है, माइंड के दो हिस्से, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो कोई भी सजेशन माइंड में अंदर उतरने से रोकता है। जैसे आप कोई बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज चाहते हो, राइट, कोई बिलीव्स बदलना चाहते हो जो बचपन से आपके अंदर डाल दी गई। तो कॉन्शियस माइंड, जब हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है तो कॉन्शियस माइंड कोई नई सजेशन नहीं लेता, वो उसे लॉजिक लगा कर रिजेक्ट करता है। और हिप्नोटिज्म साइंस ये है कि कॉन्शियस माइंड को हम स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करने के बाद हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं और वो सजेशन हमें अंतर मन तक डालने में हिप्नोटिज्म मदद करता है। तो मतलब अगर कोई ड्रिंक करता है या स्मोक करता है तो हिप्नोटिज्म की हेल्प से हम उसकी ये आदत छुड़वा सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, हैबिट एक पैटर्न बन चुका होता है, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन चुका होता है ब्रेन में, तो हम हिप्नोटिज्म के थ्रू सारी हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा सर, मैंने कई मतलब मूवीज में देखा है, सीरियल्स में देखा है कि लोग अक्सर कुछ ऐसा पेंडुलम से लेके और ऐसे मूव करते हैं फिर हिप्नोटाइज करते हैं। हाँ। तो ये कोई ट्रिक है या नॉर्मली मतलब कैसे? ये भी हिप्नोसिस का एक टेक्निक है, बट ये बस 100 सवा 100 साल पुराना टेक्निक है। पेंडुलम के थ्रू हम हिप्नोटाइज करते हैं। हम देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज के जिससे हम लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। उसमें से वो एक तरीका है। अच्छा, आपने कहा हिप्नोटाइज मतलब सम्मोहन, मतलब किसी को वश में करना। तो मतलब ये वशीकरण और हिप्नोटाइज करना ये दोनों सेम चीजें होती हैं? नहीं, देखो, सम्मोहित होना और वशीकरण होना दोनों अलग चीजें हैं। तो वशीकरण जैसा कुछ होता है या? नहीं, देखो, ये सारा हमारा दिमाग का खेल होता है। वशीकरण के बारे में मैं आपको कहूँ तो कई सारे मेरे पॉडकास्ट सुनकर कई लोग मुझे फोन करते हैं, लाइक यूके से, इवन रशिया से, इंडियन लोग ही। तो वशीकरण के नाम के ऊपर अभी ये पॉडकास्ट में बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में। आप देखते होंगे इतने सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वशीकरण से हम लोग उनको कंट्रोल करा देंगे। तो बहुत ज्यादा चीटिंग चल रही है और मैं तो ऑडियंस को कहना चाहूंगा कि किसी के चक्कर में फंसे ना। ऐसा कोई वशीकरण जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा वशीकरण जैसा कुछ होता तो बड़े बड़े नेता एक दूसरे को कुछ करवा नहीं देते कुर्सी के लिए। तो मतलब सर आजकल लोग बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, काला जादू जैसी चीजों पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बस कही सुनी बातें हैं या ऐसा सच में कुछ होता है? देखो, बहुत सारे, अभी अगर ये जो वीडियो देखेंगे इसमें से अगर आप ये जो सुन रहे होंगे बातें ना, अभी बहुत सारे कमेंट आएंगे कि इन सब चीजों के अंडर में लोगों के साथ कितना फ्रॉड हुआ है। ये सब ऊपर ऊपर से दिखने वाली चीजें होती है, अच्छी पैकेजिंग होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो लोग ये काला जादू के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लोग लूट रहे हैं, लोग दे भी देते हैं, लेकिन फिर उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पे एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी इज एक विज्ञान है, बहुत पुराना साइंस है। बट अगेन कहूं कि कोई इंसान कहे कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हम खुद सोच के अपना फ्यूचर बना सकते हैं, खुद बनाते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का एक ही सबसे अच्छा रास्ता है, वो है मेक योर ओन फ्यूचर। ओके। क्योंकि फ्यूचर छोड़ो, अगले 1 घंटे हमारे साथ क्या होगा अनामिका, हम जिंदा रहे ना रहे, ये बिल्डिंग ढह जाए 1 घंटे में, कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। अगर प्रेडिक्ट कर सकते तो फिर अपना ही कर लेते। अपना ही कर लेते, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा सब होता तो गवर्नमेंट डिफेंस में इतना पैसा क्यों खर्च करती, इतने सारे रफेल्स क्यों बाहर से लेकर आती? सबको इन्हीं सब लोगों को बॉर्डर पे बिठा दो और पाकिस्तान की सेना खत्म। तो इतना सारा करने की जरूरत ही क्या है? तो वी हैव टू बी वेरी साइंटिफिक बनना बहुत जरूरी है तो हमारी हम इन लाइफ में। सारे लोगों को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते?
मतलब अगर कोई आतंकवादी हमला करता है तो उसको पकड़ के हिप्नोटाइज कर लिया उससे? नहीं, देखो हिप्नोटिज्म को लेकर यही मिथ है ना कि वशीकरण वश में कर लेते हैं। इतने सारे अगर मान लो कि ये वशीकरण वाले हैं, कंट्रोल करने वाले लोगों को, तो क्यों नहीं देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं? क्यों ना वो जो अभी कश्मीर में जो आतंकवादी मार के गए, भाग गए, हमें पता भी नहीं कहाँ चले गए, नाम भी नहीं पता हमें उनका, उनको क्यों ना वश में करके वापस बुला लेते हैं? तो वशीकरण वो सब बस सब फालतू की बकवास बात है। और हिप्नोटिज्म, देखो हिप्नोटिज्म एक साइंस है। हिप्नोटिज्म भी आप किसी को उसके मर्जी के बगैर हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। यस, हिप्नोटाइज करके आप अपने माइंड के डीपेस्ट लेवल का एक्सेस ले लेते हैं, जहां पे मिरेक्युलस चेंजेस हो सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आतंकवादी आया, मैंने उसे हिप्नोटाइज कर दिया और वो कंट्रोल हो गया, नहीं। अच्छा, अगर मुझे किसी से अपना कोई काम निकलवाना है, भले वो गलत हो, सही हो या गलत हो, तो मैं उसे हिप्नोटाइज करके उससे अपना काम निकलवा सकती हूँ? देखो हिप्नोटाइज करके, अगेन हिप्नोसिस एक ट्रेडिशनल हिप्नोथेरेपी में ये सब चीजें नहीं होती। हिप्नोसिस एक साइंस है कि हिप्नोसिस में हम परसुएशन का साइंस यूज करते हैं। अच्छा। कई सारे अच्छे सेल्समैन होते हैं, तो आपको कई बार आप जाते हो और कोई विंडो शॉपिंग करने गए हो मॉल में, एक दुकान में ऐसे ही आप एंटर किए और कुछ सामान उठा के ले आए, और घर पे आके पता चलता आधे पौने घंटे बाद, यार इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, इसके लिए तो मैं गई भी नहीं थी, पर लेकर आ गई। राइट। तो वो सेल्समैन ने आपको हिप्नोटाइज किया आपके सजेशन में। कई सारे नेता होते हैं, आप उनका भाषण सुनते हैं और भाषण चल रहा होता है और आप उनके बारे में सुनते हैं और उसके बाद उसको वोट भी दे देते हैं, और फिर आपको पता चलता है इसने तो हमारे कोई इश्यूज को एड्रेस ही नहीं किया, जो हमारे रियल इश्यूज है उसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई। तो मतलब ये भी एक तरह का हिप्नोटिज्म। ये भी एक तरह का हिप्नोटिज्म ये है कि आप किसी से बात करते हो, आप उससे सम्मोहित हो जाते हो और सम्मोहन में आप बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। तो मतलब नेगेटिव वे में भी हम यूज कर सकते हैं? इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव वे। अगर हम कहें तो हिप्नोटिज्म का जैसे देखो नेगेटिव यूज नहीं हो सकता, बट या दिस इज द साइंस ऑफ परसुएशन। लैंग्वेज पैटर्न्स होती है, हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स होती है, जिसको हम यूज करते हैं। कई पॉलिटिशियंस, रिलीजियस गुरुज, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज इसे यूज करते हैं। तो नेचुरली कई बार उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो अपने सजेशन से, कन्वर्जेशन के कुछ ऐसे वर्ड से ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्सों को टैप कर लेते हैं कि सामने वाला उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करता है, कुछ कर नहीं पाते फिर हम। हाँ, अब देखते हो ना कितने सारे कल्ट बन जाते हैं दुनिया में। जैसे सर आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात की, तो एक बहुत फेमस मूवी है बॉलीवुड की, भूल भुलैया, जिसमें अक्षय कुमार उस विद्या बालन को बताते हैं कि तुम अवनी हो, तो वो कैसे समझने लगती है कि वो मंजूलिका थी, फिर उसे अवनी बताते। तो मतलब क्या हिप्नोटिज्म की मदद से सबकॉन्शियस माइंड के थॉट्स को चेंज किया जा सकता है? देखो वो अवनी का केस जो आप बताते हैं भूल भुलैया मूवी में, होता क्या है कि वो एक हिप्नोटिक प्रोसेस ही हुआ कि बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं बनी जो एक्चुअली उस रानी की कहानी से मेल खाती थी। तो अवनी की बचपन में क्या होता है, जब कोई भी क्रेविंग, कोई चीजें अधूरी रह जाती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि बचपन में मान लो किसी बच्चे को अपने माँ बाप से अच्छा प्यार ना मिला हो, या माँ से अगर जो पैम्परिंग चाहिए थी नहीं मिली हो, और वो पैम्परिंग उसके दिल में रह गई, तो अब होता क्या है कि बड़े होने के साथ साथ वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो पैम्परिंग अभी भी इच्छा बाकी है। तो कई बार वो ऑफिस से आ रहा है, वो नॉर्मल है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो अपने सर में सरदर्द पैदा कर देगा, जिससे क्या होगा कि घर पे जाने के बाद वाइफ उसका सर दबाएगी, तो वो जो पैम्परिंग चाहिए थी, वो क्रेविंग उसकी वहां पूरी होगी। अच्छा। तो उसी वे में विद्या बालन को भी क्या होता है, बचपन में वो देखती है कि माँ बाप के साथ नहीं रहती, दादी के साथ ज्यादा रहती है, वो उसे कहानियां सुनाती है। तो ये फीलिंग्स उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी या प्रेजेंट माइंड कंडीशन में? वो जो बचपन में जो उसके साथ जो उसके साथ कमी हुई, सेम ही उसने उस कहानी जब सुनी वहां महल में आकर, तो वो रिलेट करने लगी। तो सबकॉन्शियसली जो इच्छा थी ना, तो वो इच्छा वो उस कहानी से पूरी हो रही थी, मंजुलिका बनकर। अच्छा। तो वो हिप्नोटाइज हो गई, सेल्फ हिप्नोटाइज हो गई। अच्छा। और जिससे वो रानी बन गई वैसी, और उसने उसे बदला लू ताकि वो जो बचपन की क्रेविंग है वो पूरी हो जाए। और फिर अक्षय कुमार ने हिप्नोटाइज करके उसके सबकॉन्शियस माइंडसेट को चेंज किया। यस, वो एक्चुअली हिप्नोटाइज हो गई से अक्षय कुमार उसे डी हिप्नोटाइज करता है। अच्छा। Yes. तो सर जैसे आपने एक बात की कि उसकी फीलिंग्स कहीं उसके मन में रह गई थी, तो क्या फीलिंग्स को सप्रेस करने से चेंजेस आते हैं हमारे फ्यूचर लाइफ में? कोई बीमारी बन जाती क्या फीलिंग्स को सप्रेस करने से? देखो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस का सबसे बड़ा कारण सप्रेस फीलिंग ही है, सप्रेस इमोशंस ही है। ये पूरा समाज जो है वो किससे ग्रसित है?
डिप्रेशन, एंजाइटी। यस, ये सप्रेशन के कारण है। पूरा जो समाज में जो भी मानसिक विक्षिप्तता आ रही है पूरी तरीके से, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो रहे हैं, पेशेंस नहीं है। क्या कारण है? सप्रेशन। क्योंकि वो जो खुल के जीना चाहते थे उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया, और जब वो कोई इमोशन दबते हैं तो उसके बाद वो किसी न किसी नेगेटिव वे में ही निकलते हैं। तो जैसे मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी की आपने बात करी, तो आज देखो डिप्रेशन और एंजाइटी कितनी कॉमन हो चुका है, बहुत ज्यादा। और अगर क्यों ऐसा कॉमन हो चुका, हमारे दादा दादी को कभी डिप्रेशन की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। दादा को, उनको एंजाइटी का नाम पता भी नहीं था कि एंजाइटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा क्यों है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, देखो, कि जब हमारे दादा दादी उठते थे और उन्हें स्ट्रेस क्या होता है, ये वर्ड्स ये पिछले 15, 20, 25 सालों में बहुत कॉमन हुए हमारी लैंग्वेज में, वरना पहले ऐसे कॉमन भी नहीं था वो स्ट्रेस वर्ड भी। आजकल बहुत चलन में। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है कि उनको पता ही नहीं था? क्योंकि रोज वो सुबह उठते थे। एक बड़ा कारण बताता हूँ डिप्रेशन और एंजाइटी का, कि रोज वो सुबह उठते थे और सुबह उठने के बाद खेतों में जाते थे, नेचर के साथ होते थे, खेतों में पेड़ पौधों के साथ रहते थे, दिन भर कड़ी मेहनत करते थे, थक हार के शाम को अच्छी सी गहरी नींद में सो जाते थे। उन्हें कोई, और हमारे पास क्या है? 4 दीवारें हैं, फोन है, ठंडी हवा फेंकने वाला एक एसी है। तो नेचर हमारे पास है ही नहीं। नेचर हमारे पास नहीं है, इस कारण से डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत बड़ा रीजन बन चुका है नेचर से कनेक्टेड ना रहने का। पहले के जमाने में तो बच्चे आउटडोर गेम्स भी खेलने चले जाते थे, अब तो सब इंडोर है। बिल्कुल, बर्थडे आउटडोर बच्चे खेलते ही नहीं है, तो वो नेचर से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। तो नेचर से ना कनेक्ट होना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और जिसकी वजह से डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि इस सब चीजों पे इसके पीछे एक बेसिस है। अभी रिसर्च हुई बहुत जबरदस्त जापान में। जापान में जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो जापान गवर्नमेंट ने क्या किया, जापान गवर्नमेंट में उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए रिसर्च के ऊपर। अच्छा। कि इनको कैसे डिप्रेशन से लोगों को कैसे बाहर लाए, क्योंकि जापान में लोग बहुत ज्यादा वर्कोलिक हो गए। अब जब क्या हुआ कि रिसर्च हुई, पता चला और बहुत सारी चीजें कैसे बाहर लाए, तो जापानीज ने डिप्रेशन से लोगों को निकालने के लिए कोई डॉक्टर्स नहीं बढ़ा दिए, ना ही हॉस्पिटल खोल दिए। उनका एक पुराना तरीका था, उनके कल्चर में उन्होंने क्या किया, टोक्यो शहर के बाहर 30-40 जंगल बना दिए छोटे छोटे। अब उन्होंने रिसर्च की कि जब इंसान नेचर में जाता है और नेचर के पास, जंगल में पेड़ पौधे के पास रहता है, तो उन्हें पता चला डिप्रेशन और एंजाइटी उससे भागती है, नेचुरली हील होता है। या वो नेचुरली हील होता है। उन्होंने वहां पे रिसर्च सेंटर बनाया, रिसर्च सेंटर के बाद उसे प्रूव किया साइंटिफिकली। हम जनरल भाषा में बोल देते हैं कि जंगल में जाके आए, पहाड़ों पे जाके आए, हमें बहुत अच्छा लगा, माइंड फ्रेश हो गया। लेकिन जापान ने एक्चुअली उसे प्रॉपर्ली प्रूव किया साइंटिफिकली कि आप अगर पेड़ पौधों के पास रहते हो, जंगल में रहते हो, तो आप कैसे हील होते हो। तो वहां पे एक झोपड़ी बनाई जाती है हर जंगल में, कोई बड़े बड़े जंगल नहीं, छोटे छोटे जंगल बनाए, और झोपड़ी बनाई जाती है। तो जंगल में एंटर होने से पहले उनका पूरा रिपोर्ट लिया जाता है, स्ट्रेस हार्मोन अभी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट बीट कितनी है, और 2 घंटे उसको जंगल में घुमाते हैं। घुमाने के बाद उनको पूछा जाता है और वापस टेस्ट किया जाता है, तो उनमें डे एंड नाइट का डिफरेंस आ जाता है। यानी 2 ही घंटे के अंदर आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, हील करने लगते हो, और ऑटो हीलिंग होने लगती है। और इतने सारे सालों की रिसर्च पे पता चला है कि अगर हफ्ते में, और यस 2 घंटे भी रहने के बाद ना, हमारे बॉडी में एक कैंसर किलिंग सेल्स होते हैं। अगर आप नेचर के पास रहते हो तो कैंसर किलिंग सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं जो आपकी बीमारियों को खाते हैं। और उस वजह से क्या हुआ कि जब वहां पे ये सब रिसर्च की गई तो पता, अब वहां पे क्या आपको जानकर हैरानी होगी ये नामे का, कि डॉक्टर्स हमारे यहाँ तो मेडिसिन लिख दिया सबको कि डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, स्ट्रेस हुआ, मेडिसिन ले लो, सब में दवाई। हाँ, वहां पे मेडिसिन तो लिखते, ठीक है, लेकिन साथ में लिखते हैं कि हफ्ते में 2 दिन जंगल जाना है। वो वो डॉक्टर्स की प्रैक्टिस में है, गवर्नमेंट ने उसे कहा है, क्योंकि वो आउट ऑफ रिसर्च उन्होंने समझा है कि ये करना पड़ेगा। तो अब समझ में आया कि हर कोई बनी क्यों बनना चाहता है, सबको पहाड़ों पे क्यों जाना है, सबको अपना स्ट्रेस कम करना है। बिल्कुल, देखो क्या होता है कि पेड़ पौधे के पास ना एक केमिकल होता है, जब पेड़ पौधे ना एक तरह के केमिकल रिलीज करते, वो रिलीज करते अपने आप को कीटाणु से बचाने के लिए। लेकिन वो जो केमिकल, जो स्मेल जो होती है ना, एक्चुअली वो केमिकल हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेंट्रल सिस्टम के लिए बहुत पावरफुल होता है।
हमें पता नहीं हो तो वहाँ अच्छा क्यों लगता है एक्चुअली, उसका कारण वही है कि वो केमिकल जो पेड़ पौधे रिलीज करते हैं, उसमें पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, ये सबसे ज्यादा रिलीज करते हैं। और दुनिया के कई सारी सभ्यताओं में आप देखोगे कि पेड़ों की पूजा की जाती है। हाँ। उसका रीजन शायद उन्हें पहले पता नहीं था, उसका रीजन ये है, साइंटिफिकली उन्हें नहीं पता होगा, ताकि पेड़ ना काटें। हाँ, लेकिन उनको क्या था कि उनको उन पेड़ों के साथ अच्छा लगता था, लेकिन श्योरली उन्हें ये नहीं पता था कि वो पर्टिकुलर टाइप का केमिकल, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वो केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करते हैं। एंड इतना डीपली भी बताया गया है कि अगर महीने में एक वीकेंड पे 2 दिन अगर आप नेचर के पास रहते हो, सिर्फ 2 दिन, ये जो कैंसर किलिंग सेल्स की मैं जो बात कर रहा हूँ जो एक्टिवेट हो जाते हैं, सिर्फ 2 वीकेंड यानी 2 दिन जंगल में रहने से उसका इफेक्ट महीने भर तक चलता है। तो मतलब 1-2 घंटे के लिए रुक सकते हैं या मतलब पूरा दिन गुजारे? अगर 2 दिन पूरा गुजारे तो और भी अच्छा, 2-4 घंटे अगर डेली गुजारे नेचर में, तो आप पाएंगे कि आपका डिप्रेशन, एंजाइटी गिरने लग जाएगा। कैंपिंग करें फ्रेंड्स के साथ, या कैंपिंग करें। और हाँ, एक रिसर्चर था मिस्टर जॉन, उन्होंने एक रिसर्च की और कई हजारों लोगों को उन्होंने ऐप के थ्रू एक क्वेश्चन पूछा रैंडमली लोगों को कि आपको जान के हैरानी होगी लोग सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ महसूस करते हैं। तो उन्होंने रैंडमली लोगों को पूछा कि अब अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो लाखों आंसर्स आए। लाखों आंसर्स में उन रिसर्च में पता चला लोग सबसे ज्यादा तब अच्छा महसूस कर रहे हैं जब वो किसी नेचर में बैठे या किसी पार्क में बैठे, नॉट इवन विथ फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ पार्टी करने में भी वो मजा नहीं आ रहा जितना सुकून और जितना अच्छा वो नेचर में बैठकर फील कर रहा है, उतना अच्छा उन्हें कहीं नहीं लग रहा है। यस, उतना अच्छा उन्हें कहीं नहीं लग रहा। वो रिसर्च में पता चला उन लाखों आंसर्स से कि नेचर में ही इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है। और डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हम इन 4 दीवारी के बाहर, एक रिसर्च अभी पता हुई है कि हम जनरल जो शहरी लोग हैं, इस 4 दीवारी के बाहर सिर्फ 7% हम बाहर रहते हैं। वो भी ये कि ऑफिस जाना हुआ, कॉलेज जाना हुआ, वापस आना हुआ, बस यही है। और 93% टाइम हम लोग इस सीमेंट से घिरे हुए हैं, यानी हम नेचर से कितना दूर हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए। दैट इज अ वेरी मेजर कॉज है जो लाइफ तो स्ट्रेसफुल हो गया है, लेकिन अब वो रिलीज नेचर के पास अपने आप होता है। जैसे सर हमने डिप्रेशन और एंजाइटी की बात की, तो आजकल यूथ में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज को लेके स्ट्रेस, एंजाइटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप या पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो क्या इसके लिए भी हम हिप्नोटिज्म का यूज कर सकते हैं? यस, 100%। हम लोग, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, पास्ट रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और अब दुख हो रहा है, अब वही चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे डीप रूटेड इंप्रेशंस हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो जाता है माइंड। तो हिप्नोसिस के थ्रू हम उसको चैनलाइज करते हैं। तो इंसान पूरी तरीके से मेमोरीज भूल जाता है या कुछ मेमोरीज रह जाती हैं? हम उसके मेमोरीज को भी रिमूव कर सकते हैं, मेमोरीज के रिलेटेड जो इंप्रेशंस है उनको भी रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई टेक्निक्स हैं? हाँ, हिप्नोसिस के थ्रू, अगेन टेक्निक काफी लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो हिप्नोसिस के थ्रू एक्चुअली हम उसको ट्रांस में लेकर जाते हैं। ट्रांस एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल जाता है। अच्छा। वो वहीं पे सारी मेमोरी की फाइल्स पड़ी है। इट्स लाइक एग्जांपल आप समझो कि डी ड्राइव में एबीसी नाम, कंप्यूटर में डी ड्राइव है, उसके नाम के अंदर एबीसी नाम का फोल्डर है, एबीसी नाम फोल्डर के अंदर 1 2 3 नाम की करप्ट फाइल है। आप जाते हो डी ड्राइव में एबीसी फोल्डर में 1 2 3 नाम की फाइल सेलेक्ट करके डिलीट करते हो, तो डिलीट हो जाती है। हिप्नोसिस बस कुछ उसी तरह है। हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करके सबकॉन्शियस में जाते हैं, उस फाइल को एक्सेस करते हैं और उसे डिलीट करते हैं। तो मतलब जैसे मैंने मूवीज में देखा, एकदम सब बिल्कुल दिल से प्यार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो सब कुछ माइंड का खेल है, मतलब दिल से प्यार एंड ऑल सब झूठी बातें हैं। नहीं, देखो सारे इमोशन हम जो भी अच्छा बुरा फील करते हो, मान लो आप प्यार फील दिमाग से करते हैं। यस, आप प्यार फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, वो ब्रेन केमिकल्स की वजह से फील करते हो। तो केमिकल सीक्रेशन होता है हमारे ब्रेन और बॉडी में। तो दिल तो वो कहने की बातें होती है, जैसे हम दिल का कोई रोल नहीं है इसमें। जैसे हम कहते हैं ना क्या कि मतलब ये मेरा खून है, इंसान कहता है। खून थोड़ी होता है, उसके जीन्स है, खून थोड़ी होता है, खून तो अलग होता है। तो मतलब तो वो हमारी लैंग्वेज में आ गया है बोलने में, तो इस कारण से हमें वो नॉर्मल लगता है। तो मतलब इस पॉडकास्ट के जरिए ये तो जान सकते हैं लोग कि दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करना है और प्यार मोहब्बत से इसका कोई रिलेशन नहीं है। देखो दिल, अगेन क्या होता है, इमोशंस के साथ जब हम डील करते हैं तो हमारे दिमाग में शब्द आ जाता है दिल, कि भाई दिमाग लॉजिक लगाएगा, दिल ये करेगा। सबकॉन्शियस माइंड जो माइंड है एक्चुअली वो लॉजिकल माइंड नहीं, वो इमोशनल माइंड है, आप उसे दिल कह सकते हो। कॉन्शियस माइंड है जो लॉजिकल माइंड है, दिमाग है। तो सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड है।
तो जो भी इमोशनल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं ब्रेन केमिकल्स के थ्रू होते हैं। देखो कोमा में वो केमिकल सीक्रेशन बंद हो जाता है, इसलिए ना तो आप अच्छा फील करते हो ना बुरा फील करते हो, जीरो हो जाते हो। तो सारा खेल ब्रेन केमिकल्स का होता है, दिल में कोई केमिकल्स नहीं हो रहे। तो अगर हिप्नोटाइज करके मेमोरीज को रिमूव किया जा सकता है या स्ट्रेस एंजाइटी को दूर किया जा सकता है, तो आप खुद को भी हिप्नोटाइज कर सकते होंगे। यस, सेल्फ हिप्नोसिस किया जा सकता है और हम उससे सिखाते भी हैं। तो फिर तो आपकी लाइफ में कोई दुख दर्द कुछ भी नहीं होगा ऐसा। किसने कहा? क्योंकि आप हिप्नोटाइज करके खुद को और वो रिमूव कर देते होंगे। देखो बहुत सारी चीजें मैंने अपने अंदर डेवलप करी है हिप्नोसिस के थ्रू। अपने आप को स्टेज पे बोलना, स्टेज पे मैंने कोई स्टेज पे बोलने की ट्रेनिंग नहीं ली, अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपने सब्जेक्ट को पावरफुली रखना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने लाइफ में सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू की है। बट इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं होते। आप जितने ज्यादा एम्बिशन होंगे आपके, उतने ज्यादा आपके चैलेंजेस होंगे। तो चैलेंजेस आते रहते हैं, जितना आप पाने की इच्छा रखोगे उतने चैलेंजेस होंगे, उतने अप डाउन भी होंगे। दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और सर कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि कोई चीज हमारे सामने हो रही होती है, लेकिन मन में ऐसा फील होता है कि अरे ये चीज तो पहले हो चुकी है या मैं ये पहले कर चुका हूँ। तो ये क्या होता है, कुछ हमारे पास्ट की मेमोरीज होती है कि कौन सी मेमोरीज होती है जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है? उसे डेजा वू कहते हैं। अच्छा। तो डेजा वू क्या होता है कि कई बार जब हम रात को सो रहे होते हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि ये यार यहाँ मैं रोड से जा रहा हूँ, इस साइड में ट्रक है, इस साइड में ट्रैक्टर है या टेम्पो है, ये घटना पहले बन चुकी है। तो उसे डेजा वू कहते हैं। और होता वो किस वजह से होता है कि कई बार जब हम रात को सोते हैं तो हमारे बॉडी में हमें फिजिकल बॉडी दिख रही है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत हमारे अंदर 7 शरीर होते हैं। फिजिकल बॉडी, ऑरा बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और काफी स्पिरिचुअल बॉडीज होती है। अच्छा। मेंटल बॉडी। तो इसी तरह एक एस्ट्रल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर। तो कई बार रात को जब हम सो जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर ट्रेवल करता है। अच्छा। वो ट्रेवल पास्ट में भी करता है, फ्यूचर में भी करता है। उसी सूक्ष्म शरीर के ट्रेवल करके ही हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारा मेटाफिजिकल ज्ञान लेकर आए थे इस धरती पर। तो वो सूक्ष्म शरीर कई बार नेचुरली ट्रेवल कर जाता है फ्यूचर में। अच्छा। हाँ, तो फिर हम जागते हैं तो सूक्ष्म शरीर वापस एंटर करता है, और वो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रल ट्रेवलिंग ओनली। तो मतलब ये अभी भी पॉसिबल है, खुद से कर सकते हैं या वो नेचुरली होगा? नहीं, खुद से भी आप एस्ट्रल ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अच्छा। बस इट्स अ प्रैक्टिस चाहिए होती है। धीमे धीमे आप मेडिटेट करते हो तो मेडिटेशन के बाद आपके अंदर ना बॉडी में एक ऐसा मूवमेंट आता है अंदर से घूमने का, हल्का हल्का, दैट इज एन एस्ट्रल मूवमेंट। वो एस्ट्रल मूवमेंट होता है। अच्छा। अगर आप उससे उससे काम करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को भी मूव कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेस और एंजाइटी की, तो अगर कुछ सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स जो बैठे बैठे इंसान ऑफिस में कर सके जिससे वो स्ट्रेस फ्री हो सके, ऐसा अगर आप कुछ बताएं। देखो बैठे बैठे ऑफिस में भी कर सके, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो कोर्टिसोल नाम के केमिकल आपके बॉडी में सीक्रेट होता है और वो जमा हो जाता है और आपको वो बैड हार्मोन है। ठीक है। आप अगर दिन में 2-3 बार सिर्फ 5-5 मिनट निकालें, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है ना, मुझे पता है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, नेचर में जाने का टाइम भी नहीं है। बिल्कुल। बट आप एक आसान काम कर सकते हो। आप चेयर पे भी बैठे हो ना, चेयर पे बैठ के आंखें बंद करो, 5-7 लंबी गहरी सांसें लो और सांसें छोड़ो, और सांसें छोड़कर फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अपना ध्यान लेकर आओ। सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, कुछ रिलैक्स करने की भी जरूरत नहीं है। पाँव का अंगूठा, उंगलियां, तलवा, एड़ी के बाद काव्स मसल्स। बैठ के बहुत सिंपल सी टेक्निक है। तो आप ये बैठे बैठे करो और उस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अपना ध्यान लेकर आओ। तो जब आप बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अपना ध्यान लेके आते हैं तो एक टेंडेंसी हमारे मसल्स की वो नेचुरली रिलैक्स होती है। अब उस दौरान विचार आए तो उसे आने दो, जाए उसे जाने दो। आप विचारों पे ध्यान मत रखो, ना भगाने की कोशिश करो, आप अपना ध्यान बॉडी पे ही लेकर आओ। तो बॉडी के एक एक पार्ट्स को, फिर स्टमक, चेस्ट मसल्स, शोल्डर्स, दोनों हाथों के मसल्स, देखते 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 टॉप तक जाओ। 5-6 मिनट का प्रोसेस दिन में 3 बार करो। इससे क्या होगा कि दिन भर जो स्ट्रेस कलेक्ट कर रहे हो, अब देखो उस स्ट्रेस का कोई रास्ता तो नहीं है, नहीं, नो वे आउट, कुछ नहीं कर सकते आप। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्ट्रेस आएगी। लेकिन 2-3 बार जब आप ये करते हो तो एक रिलैक्सिंग स्टेट आती है जिसे हम ट्रांस कहते हैं। ट्रांस के दौरान एंड्रोफिन, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन जो नाम के रिलैक्सिंग केमिकल्स होते हैं, जो हीलिंग केमिकल्स होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं। तो ये करने से आपके वो हीलिंग केमिकल डेली रूटीन में सिक्रीट होंगे, तो आप उस स्ट्रेस से जो लॉन्ग टर्म होने वाली प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेस कलेक्ट होकर प्रॉब्लम होती है, उससे बच जाओगे। सर जैसे ये सारी बातें हमने की, इससे एक और टर्म आजकल बहुत ओवर हाइप्ड है, ओवर थिंकिंग। अब लोग बोलते हैं कि इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते,
अपने माइंड पे नहीं कर पाते। आपने जैसे बोला कि बॉडी को फील करो, फिर रिलैक्स करो, पर ओवर थिंकिंग ऐसी चीजें कोई कर ही नहीं पाता कॉन्सेंट्रेट, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? ओवर थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आज की तारीख में 5 में से 4 लोगों को बोलेंगे ना, तो लोगों को ओवर थिंकिंग है। और वो ओवर थिंकिंग को एक्चुअली नॉर्मल मान रहे हैं। इतनी डेंजरस चीज है ना ओवर थिंकिंग, कि अब लोग जो उसको नॉर्मल मान रहे हैं ना, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। अब किसी जनरल आदमी से पूछो तो बोलेगा, अरे यार मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा सोचता है। हर कोई ये बोलता है, रात को सोता हूँ तो दिमाग चलते रहता है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं 2 आती, घंटे सोते हैं, हाँ, परेशान रहते हैं, कोई विचार कुछ ऐसा हो गया तो दिमाग में चलते रहता है। और लोग इससे अपने क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजें जब रूटीन लाइफ में आ जाती है तो लोग उसे नॉर्मल मानने लगते हैं, बट ये बहुत खतरनाक है, ये नॉर्मल नहीं है। उस ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है, समझो बात। ओवर थिंकिंग की वजह से सबसे पहले आपका ब्रेन एक्स्ट्रा चलना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है। ओवर थिंकिंग की वजह से फिर आपका पूरा बॉडी और सिस्टम हाई अलर्ट पे रहना शुरू हो जाता है, बिकॉज हमारे ब्रेन का एक कॉर्टेक्स हिस्सा होता है। वो कॉर्टेक्स हिस्सा क्या होता है, सोचने का काम करता है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो कॉर्टेक्स हिस्से को लगता है कि भाई कुछ इमरजेंसी है। ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं, हमें लगता है कुछ खतरा है या कुछ एक्टिव रहना है। तो वो कॉर्टेक्स हिस्सा हमारे ब्रेन का जो एमिगडाला हिस्सा है, एमिगडाला हिस्सा जो कारण है जिसकी वजह से हम जो भी फील करते हैं, कॉर्टेक्स हिस्सा ऐसे सिग्नल देता है एमिगडेमा को कि भाई हाई अलर्ट में रहे। और एमिगडेमा हमें हमेशा हाई अलर्ट पे रखता है। तो हार्ट बीट फास्ट रहेगी, हम कहीं पे घूमने भी गए, कुछ काम भी नहीं है, तो भी हम देखते हैं कि बेचैन रहता है इंसान। हाँ, वहाँ पे मन नहीं लगता उन चीजों मन नहीं लग रहा और बेचैन रहता है जबरदस्ती का, जहाँ पे उसे शांत रहने की जरूरत है। और उसके बाद क्या होता है, नींद उड़ जाती है, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते ज्यादा देर तक, लगने लगता है कि आगे कुछ ना कुछ बुरा होगा, अब मेरे साथ क्या बुरा होगा। बगैर रीजन के इमेजिनरी फियर आएंगे। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, उनको बार बार वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम आ जाती है, नींद खराब होती है। दूसरा, अब हर समय स्टिमुलर चाहिएगा उनको। 2 मिनट को पेशेंस के साथ एक नॉवेल पढ़ने का बोले तो बुक पढ़ नहीं सकते, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, या सुना अब रील चाहिए ताकि उनके ब्रेन को स्टिमुलर मिलता रहे, वरना उन्हें लगता है विचार चलते रहेंगे। और ये सारी चीजें फिर कॉज करती है हार्ट अटैक, बिकॉज हाई बीपी, हार्ट अटैक और एक्सट्रीम स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते बहुत सारी दूसरी बीमारियां लाती हैं। तो ये ओवर थिंकिंग जो नॉर्मल अभी हो चुकी है सोसाइटी में, वो डेंजरस है, तो सही नहीं है। इसको क्योर किया जा सकता है हिप्नोटिज्म? यस, 100%। हिप्नोसिस से हम एक बार किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज करके उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते। वो जैसा सोचता है, जैसा बिहेवियर उसने बना लिया। ओवर थिंकिंग भी उसने कोई एक दिन में डेवलप नहीं की, उसने उस चीज की प्रैक्टिस की, बार बार ओवर थिंक करके, हाँ, वो आदत पड़ गई। तो फिर वो इंसान सेल्फ हिप्नोसिस में कर सकता है। देखो होता कि ओवर थिंकिंग में बताता हूँ। एक इंसान क्या करता है, इंसान बहुत बेवकूफ है। पहले तो क्या होता है, उससे लाइफ में ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा चाहना है तो क्या करता है, ज्यादा दिमाग चलाता है। तो रात को सोते हुए भी दिमाग चलाता है, कल मैं ऐसा करूंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ज्यादा सक्सेसफुल होऊंगा। अब कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ दिन और कुछ साल वो ज्यादा दिमाग चलाता है, और ज्यादा दिमाग चलाते चलाते वो जिंदगी में बहुत कुछ पा तो लेता है, लेकिन दिमाग को ज्यादा चलने की आदत मिल जाती है। अब उसको रोके कैसे? अब उसको चाहिए कि मैं रोकूं, अब मेरा दिमाग रुके। बोले मेरे पास पैसा भी, वर्ल्ड टूर पे भी जा रहा हूं, लेकिन सुकून नहीं है वो। तो क्योंकि आपने आदत डाल दी और अब वो सुकून नहीं मिल रहा, वो रुकना ही नहीं चाहता ब्रेन, बिकॉज इट्स हैबिचुअल नाउ। तो ये इंसान की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो फिर इसीलिए आजकल इंडिया में देखो रिट्रीट्स चल रहे हैं, लोगों को फिर वहां जाना है, मेडिटेशन करना हफ्ता भर, विपासना जाना, यहाँ पे भी जाना है। क्यों? अब वो दिमाग को रोकना चाहते हैं, रुक नहीं रहा। तो जैसे सर ये मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए हैं, इतने मेंटल पेशेंट्स हैं, तो उनको हिप्नोटिज्म के थ्रू ठीक नहीं कर सकते? नहीं, हिप्नोटिज्म के थ्रू हम उन्हीं लोगों को ठीक कर सकते हैं जो नॉर्मल हो, मतलब कि नहीं, स्पेशल किड्स हो गए, स्पेशल बच्चे हो गए, मेंटल लोग हो गए, उनको ठीक नहीं कर सकते। मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो पागल हो चुके हैं, जो सजेशन नहीं ले सकते, जो आपको समझ नहीं सकते, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो आपके पास सर ऐसे कोई लाइव एग्जांपल आप शेयर कर सकते हैं? मैक्सिमम किस चीज के केसेस आते हैं, आपने क्योर किया हो या किसी की हेल्प की हो, ऐसा कोई? बहुत सारे केसेस, मतलब हमारे पास तो मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस के ही केसेस आते हैं पिछले 18 सालों से। मतलब मैं कहूँगा हजारों केसेस हैं। लोगों को नींद ना आना, एक्सट्रीम ओसीडी, एक्सट्रीम डिप्रेशन, फियर्स, एंजाइटी। और एंजाइटी और डिप्रेशन की तो बात करूं, हर महीने मेरे पास एंजाइटी और डिप्रेशन के 3-4 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी एज ग्रुप 16 से 21 साल होती है।
यंगस्टर्स में ज्यादा है प्रॉब्लम एंजाइटीज। Yes. सर कोई लाइव एग्जांपल आप अगर शेयर करना चाहें कि आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था वो इंसिडेंट की, ऐसा कैसे हो सकता है? एक था सिजोफ्रेनिक पेशेंट थी, लेडी थी, अच्छा। 65 ईयर ओल्ड की। ओके। तो उसे सिजोफ्रेनिया हो गया था। सिजोफ्रेनिया में हेलुसिनेशन होता है। अच्छा। उसे बड़ी बड़ी मकड़ियां दिखती थी, बड़े घोड़े उड़ते हुए, हाथी उड़ते हुए आते दिखते थे, बड़े बड़े सांप दिखते थे। तो क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, उसने 20-22 साल तक लगातार डिप्रेशन की दवाई खाई, तो उसे सिजोफ्रेनिया हो गया। क्योंकि डिप्रेशन की दवाई ज्यादा समय तक खाओगे तो साइड इफेक्ट होगा। तो अब उस कारण से सिजोफ्रेनिया हो गया। अब वो 65-70 ईयर्स के आसपास थी उसकी एज। तो वो चैलेंजिंग था क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पे था। लेकिन ये उनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा, डबल टाइम लगा। लेकिन और उस एज में भी थे, लेकिन वो सिजोफ्रेनिया पेशेंट नॉर्मल हो गई। क्योंकि रात को जब वो उठती थी तो उसे लगता था उसके नीचे बहुत सारी मकड़ियां उसे मार देगी बिस्तर के नीचे। अच्छा। तो वो उठ ही नहीं पाती थी डर के मारे। लेकिन हमने उस केस में भी सक्सेस पाई है कि अब वो बिंदास, अगर उसे डर भी लगता है तो कोई नहीं, वो चले जाती है। उसके दिमाग को कन्विंस कर दिया हमने कि ये हेलुसिनेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और अब उसको दिखना भी तक बंद हो चुके हैं सारी चीजें। तो लोग इसी से रिलेटेड की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं कि भूत है, मैंने भूत देखा, मुझे भूत दिखाई देता है। तो ये सिर्फ माइंड की एक्टिविटी है या सच में भूत होता है? 100% देखो, भूत आपके दिमाग में होता है। अगर आप बिलीव कर दो कि भूत है तो फिर आपको भूत दिख सकता है। अगर आप बिलीव नहीं करते, जैसे मैं नहीं करता, तो मुझे भूत दिख ही नहीं सकता। संभव ही नहीं है। तो भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, जन, ये सब इंसान के कल्पनाओं के थ्रू बनाई गई चीजें। देखो, जब सभ्यताएं बनी ना, तो पहले हम होमोसिपियंस थे, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, सोसाइटी बनी। तो सोसाइटी बनने से क्या हुआ कि अब थोड़ा दिमाग आया। जब लैंग्वेज डेवलप हुई तो इंसान कम्युनिकेट करने लगे। कई लाखों सालों तक लैंग्वेज नहीं थी, फिर कम्युनिकेट करने लगे। तो कम्युनिकेट करने में फिर इंसानों के दिमाग में कल्पनाएं आई, आगे की प्लानिंग करने लगे। प्लानिंग करने में बच्चों के लिए कहानियां बनाई। तो उन्होंने चंदा में कहा कि चंदा मामा में वो जो ये बहुत मिस्टीरियस जगह है, तो इस पे कोई ना कोई रहता है चांद पर, राइट। तो वहां से कहानियां शुरू हुई। चंदा में देवता, यहाँ पे दिव्य शक्तियां, यहाँ पे देवता रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो देवी देवता बने तो भूत प्रेत भी बने। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हाँ, वो उन्होंने वो बनाया तो ये भी बनाया, तो कहानियां बनी। अब हुआ क्या कि कुछ कहानियां बनाई कुछ लोगों ने सुनाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। बट आगे चलते चलते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब कहानियां बनती तो कहानियां धीरे धीरे कुछ जनरेशन बाद उस कहानी को लोग सच मान लेते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान भी नहीं है? भगवान है, लेकिन आपके अंदर है। कोई चंदा मामा पे कोई भगवान नहीं बैठा है। अब देखो ना हमारी इमेच्योरिटी, हम चंदा मामा कहते हैं बच्चों को। तो ये क्या है? ये बताती है कि हमने कैसे उसको मामा बनाया। तो कैसे हमने देवी देवता बनाए होंगे, कैसे भूत प्रेत बनाए होंगे पास्ट में, सोचो। दिमाग में इसी माइंडसेट से, जैसे हम चंदा को बच्चों को कहते हैं कि चंदा मामा है। तो दिस इज आवर माइंडसेट। और अगर ये माइंडसेट बदलने में कितना टाइम लगता है? अगर किसी ने ये ठान ही लिया है कि भूत है, तो ये माइंडसेट बदलने में कितना टाइम, मतलब ये किसी के विल पावर पे डिपेंड करता है या आप मतलब चुटकी बजा के भी कर सकते हैं? देखो, माइंडसेट अगर सामने वाला इंसान रेडी है तो कोई भी माइंडसेट चेंज हो सकता है कुछ मिनटों में। सामने वाला इंसान अगर रेडी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसको खुद परमात्मा ठीक नहीं कर सकता। इफ द पर्सन इज रेडी, हम माइंडसेट को किसी भी वे में शिफ्ट कर सकते। कोई भी, नॉट माइंडसेट और पर्सनालिटी, हिप्नोसिस में एक बार इंसान चला जाए तो हम उसकी आइडेंटिटी को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर किसी को हिप्नोटाइज किया, किसी की, जैसे मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे कि आपने वॉकिंग एबिलिटी, सामने वाले पर्सन को बोला कि यू विल फॉरगेट हाउ टू वॉक। तो इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है कि अब उसको कोई प्रॉब्लम हो कि वो चल ना पाए या ऐसा कुछ? मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हिप्नोसिस का कोई साइड इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि हिप्नोसिस को लेकर इंडिया में अभी भी, जैसा मैंने कहा, कि बहुत ज्यादा मिथ है। वेस्ट में मिथ टूट गए, इंडिया में अभी भी मिथ बहुत ज्यादा है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। वो इंसान खुद सजेशन ले रहा होता है सबकॉन्शियसली। तो हिप्नोसिस से हम लोगों के अंदर कुछ पॉजिटिविटी ही डाल सकते हैं, नेगेटिविटी का कोई चांस या सोर्स नहीं है। और अगर मतलब एक इंसान कितनी देर तक हिप्नोटिज्म के स्टेट में रह सकता है? आप पूरी जिंदगी हिप्नोटाइज्ड ही है। अच्छा। आप हिप्नोटिक स्टेट में ही होते हैं, बिकॉज आपने 7-8-10 साल की उम्र तक आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। जी। आपने जिस चीज को बिलीव बना लिया, आप अपनी पूरी जिंदगी उसके अकॉर्डिंग ही जीते। तो आप हिप्नोटिक तरीके से ही जी रहे हैं। तो मतलब अगर हमने मान लिया कि भगवान है, भूत है, तो हम एक तरीके से उसी स्टेट हिप्नोटाइज्ड है। आप हिप्नोटाइज्ड है उस चीज से।
आपने एक रिसर्च की नहीं, हम्म, आपके कुछ जनरेशन पहले लोगों ने कुछ बोल दिया और आप उसको मान रहे हो, तो क्या है, आप हिप्नोटाइज्ड हैं, अच्छा आप उसको सवाल नहीं करते। तो ये क्या था, वो एक सजेशन आपको दिया गया, आपको मानना है, आपने मान लिया। सर, जैसे हमने ये सारी टेक्निक्स की, हमने देखा कि लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं, मतलब रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाला पर्सन सच में हिप्नोटाइज हो गया? एक डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि इंसान ठीक हो रहा है, एक सर्जन को? तो आपकी प्रैक्टिस से आपको पता चल जाता है कि वो इंसान की बॉडी लैंग्वेज, हिप्नोसिस ट्रांस में ना इंसान का स्किन टोन बदलता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तो काफ़ी कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिस समय पता चलता है इंसान हिप्नोटाइज हो चुका है। कई बार लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं ये तो फेक कर रहा है, मैं भी कर लूंगा वहां जाके, तो आपको समझ में आता है कि सामने वाला फेक कर रहा है या सच में हिप्नोटाइज? वो समझ भी आ जाता है अगर कोई फेक करता है तो। अच्छा, वो मतलब उसकी क्या ट्रिक है, कैसे वो मतलब? अगेन बहुत सारी डिटेलिंग होती है जिसमें मतलब नॉर्मली समझ, एक्चुअली आउट ऑफ एक्सपीरियंस आप चीज़ों को समझते हो, कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ पाते हो कि वो फेक कर रहा है, उनके आईज के मूवमेंट से, आईज कैसी है, मसल्स कैसे है, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को देखा और आपको मतलब लगा, आप अगर उसके आईज में देख रहे हो हिप्नोटाइज करने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सामने वाला फेक कर रहा है सच में? हाँ, उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, उनकी अप्रोच से आइडिया लग जाता है अच्छा, फेक कर रहा है। ठीक है सर, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। मन में तो काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन अब ये इतना वाइड टॉपिक है कि टॉपिक आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बट थैंक यू सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।